जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करेंगे करंट अफेयर बेस के लिए। हाल ही में देखिए शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत पे। तो कितने टीचरों को दिया गया है, कौन कौन से ज़िले से किस किस टीचर को दिया गया है, सॉल्टी रूप से हम जानेंगे। आपके लिए उत्तराखंड बेस यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस के लिए टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, शैलेश मटियानी पुरस्कार किस किस टीचरों को या कौन कौन से शिक्षकों को दिया गया, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो शैलेश मटियानी जी हैं इनके बारे में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर शैलेश मटियानी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1931 में हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रीन में, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर, OCTOVR अक्टूबर होता है। ठीक है, 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बाड़ेछीना में, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद के अंतर्गत पर। ठीक है, ये देखिए उत्तराखंड का ये मैप है। उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद के अंतर्गत पर, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत के जो ये अल्मोड़ा जनपद है, जिला है, इसके अंतर्गत बाड़ेछीना है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था कब? 14 अक्टूबर 1931 में। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 2001 में दिल्ली पर इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर इनको क्या कहते हैं, इनको लेखककार के रूप से जाना जाता था और पत्रकार के रूप में और कवि के रूप में इनको जाना जाता था। अगर बात करें तो शैलेश मटियानी जी, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, थोड़ा सा बेसिक सा तो इन्फॉर्मेशन बता दिया, इनकी जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, और अगर इनके अंतर्गत की बात करें तो कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर मृत्यु हुआ, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके रचनाओं की बात करें तो जैसे कहानी का संग्रह है, तो कहानी के प्रमुख संग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है उत्तराखंड बेस के लिए, यूकेएसएससी यूकेपीएससी जो भी आपके एग्जाम होंगे। तो ध्यान से सुनो, एक कहानी है इनकी, अगर पहले नंबर की बात करें तो मेरे 33 कहानी करके, जो इन्होंने 1961 के अंतर्गत पे वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगर बात करें तो आगे है दो दुखों का एक सुख करके, और थर्ड नंबर की बात करें तो दूसरों के लिए हो गया, और फोर्थ नंबर की बात करें तो क्या है? सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, और 5 नंबर की बात करें तो सफ़र पर जाने के पहले। ठीक, 6 नंबर की बात करें तो है हारा हुआ, और उसके बाद में 7 नंबर की बात करें तो अतीत तथा अन्य कहानियाँ, और 8वें नंबर की बात करें तो मेरा प्रिय कहानी है, और 9 नंबर की बात करें तो क्या है? पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियाँ इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इतना मेरे पास PDF बनाने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैं शॉर्ट रूप से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके उत्तराखंड के जो भी विगत अभी एग्जाम है तो एग्जामिनर करंट अफेयर बेस से इंक्लूड कर सकता है क्वेश्चन। 10 नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत पर हत्यारे हो गया। 11 नंबर की बात करें तो क्या है? बर्फ की चट्टानें, और उसके बाद में 12 नंबर की बात करें तो क्या है? जंगल में मंगल, और 13 नंबर की बात करें तो क्या है? महाभोज, और 14 नंबर का एक रचना है इनकी चील करके एक रचना है। ठीक है, चील करके एक रचना है, और एक है 15 नंबर की बात करें तो एक है प्यास और पत्थर करके। ठीक है, ऐसे पूछेगा एग्जामिनर की प्यास और पत्थर किसकी रचना है, और एक रचना है इनकी नाच झूमरे नाच करके, और एक है माता तथा अन्य कहानियाँ करके, और फिर एक भविष्य तथा अन्य कहानियाँ, एक है इनकी है प्रमुख कहानी अहिंसा तथा अन्य कहानियाँ करके, और एक है भेड़ और गडेरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है इसको कि भेड़ और गडेरिया किसकी रचना है, तो शैलेश मटियानी जी की रचना है। इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर और उसके बाद की बात करें तो एक है काफ़ी इंपॉर्टेंट शैलेश मटियानी की 51 कहानियाँ करके, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। अगर बात करें तो उपन्यासों के अंतर्गत में भी प्रमुख इनके उपन्यास है। अगर बात करें तो उपन्यासों के प्रमुख नाम है बोरीवली से बोरीबंदर, काफ़ी बहुत पूछता है ये रचना, और उसके बाद में एक है कबूतर खाना करके। ठीक है, क्या है? कबूतर खाना करके एक रचना है हौलदार करके, और उसके बाद में है एक रचना है इनकी चिट्ठीर सेन करके। ठीक है, उपन्यास जो प्रमुख रचना है। फिर है त्रिया भली न काठ की, एक है किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और एक है चौथी चिट्ठी करके। ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर की चौथी चिट्ठी नहीं, चौथी मुट्ठी किस उपन्यास, ये उपन्यास के प्रमुख लेखक कौन थे, तो कौन थे? शैलेश मटियानी। ठीक है, चौथी मुट्ठी करके। फिर एक हो गया बारूद और बचूली करके एक रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और उसके बाद की बात करें तो मुख सरोवर के हंस, मैं इंपॉर्टेंट वही डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछता है और इंपॉर्टेंट है भी। एक है इनका प्रमुख उपन्यास एक मुठ सरसों करके। फिर है बेला हुई अबेल करके एक प्रमुख उपन्यास है इनका। एक है कोई अजनबी नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे। और एक है दो बूंद जल का। फिर एक है भागे हुए लोग, और इनके बाद की बात करें तो पुनर्जन्म के बाद क्या है? पुनर्जन्म
के बाद, फिर है एक जल तरंग करके, फिर है एक बर्फ़ गिर चुकने के बाद में। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिएगा क्या है, बर्फ़ गिर चुकने के बाद में। एक है उगते सूरज की किरण, फिर है एक छोटे छोटे पक्षी, ठीक है, स्मॉल स्मॉल वर्ड करके छोटे छोटे पक्षी, फिर है रामकली, एक है प्रमुख इनकी उपन्यास है सर्पगंधा, फिर है आकाश कितना अंतर है, और उसके बाद में उत्तरकांड डेरे वाले करके, ठीक है, और उसके बाद में सवित्री करके है, और एक है गोपुली गफुरन। क्या है, गोपुली गफुरन किसकी प्रमुख रचना है, एक बार शायद कहीं उत्तराखंड में इसके अंतर्गत एग्जाम में पूछा गया। फिर है 52 नदियों का संगम हो गया, फिर हो गया अर्ध कुंभ की यात्रा, मुठभेड़ और नागवलर्री, और उसके बाद में है माया सरोवर, फिर उसके बाद की बात करें तो चंद औरतों का शहर करके। ठीक है, ये लगभग लगभग मैंने 30-31 प्रमुख क्या बता दिए हैं उपन्यास, और 21 इनकी प्रमुख क्या बता दी यहाँ पर कहानी संग्रह, इनमें से एक पूछेगा। ठीक है, अब बात करते थोड़ा सा इनके निबंध संग्रह के बारे में। तो अगर निबंध संग्रह की बात करें तो इनका मुख्य निबंध है मुख्य धारा का सवाल। ठीक है, मुख्य धारा का सवाल हो गया, एक है इनका कागज़ की नाव होगी, फिर एक है राष्ट्रभाषा का सवाल, फिर है यदा कदा, फिर एक है लेखक की हैसियत से। ठीक है, ध्यान रखना, एक है इसके अंतर्गत पे किसके राम कैसे राम करे, क्या है किसके राम कैसे राम करके, एक प्रमुख रचना है इनकी जनता और साहित्य। ठीक है, फिर उसके बाद में है यथा प्रसंग, क्या है यथा प्रसंग, फिर है उसके बाद में कभी कभार। ठीक है, क्या है एक कभी कभार करके, एक है उसके बाद में राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, क्या है राष्ट्रीयता की चुनौती, उसके बाद में एक है प्रमुख इसके अंतर्गत पे किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब। ठीक है, क्या है ये कब लिखा था इनके द्वारा 1995 के अंतर्गत पे लिखा गया था। ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए होंगे। इनके प्रमुख निबंध जो भी हैं संस्मरण और इनके उपन्यास और इनके प्रमुख कहानी संग्रह को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसमें से एग्जामिनर कभी ना कभी पूछेगा। ठीक है, और इनको क्या क्या सम्मान मिला एक बार शॉर्ट रूप से वो भी जान लेते हैं। अगर बात करें तो इनका जो प्रथम उपन्यास था, ये चीज़ ध्यान रखना कि बोरीवली से बोरीबंदर तक शैलेश मटियानी का प्रथम क्या है उपन्यास है, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था इसके लिए। ठीक है, एक पहला हो गया। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो महाभोज कहानी पर क्या किया गया था, क्या नाम है महाभोज। ठीक है, याद रखना महाभोज कहानी पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का क्या दिया गया, इनको प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया है। ऐसे पूछेगा एग्जामिनर की प्रेमचंद्र पुरस्कार महाभोज के लिए किसे प्रदान किया गया, तो शैलेश मटियानी जी को प्रदान किया गया था। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो इनको लगभग 1977 में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया था। फिर उसके बाद में एक इनको चौथे नंबर की बात करें तो 1983 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार के अंतर्गत पे इनको सम्मानित किया गया था। और एक 5 नंबर की बात करें तो इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया था, संस्थागत सम्मान से भी क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। 6 नंबर की बात करें तो देवरिया कैडिया संस्थान द्वारा इनको क्या किया गया था, साधना सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। और उसके बाद में 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर के अंतर्गत पे इनको प्रमुख रूप से 1994 में, ठीक है कब 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डी लिस्ट की मानद उपाधि से इसको सम्मानित किया गया था। कब 1994 में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 8 नंबर की बात करें तो 1999 के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या किया गया था, हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश के जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा लोहिया सम्मान के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और 9 नंबर की बात करें तो 2000 के अंतर्गत पर, ठीक है कब 2000 के अंतर्गत पे इनको केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा राहुल सांस्कृतायन पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, किसको, शैलेश मटियानी जी को, कब 2000 में। ये प्रमुख इंपॉर्टेंट इनकी प्रमुख रचनाएं और इनके उपन्यास जो भी थे और इनके निबंधकार जो भी थे और इनकी कवि रचना जो भी था, इनका जन्म मृत्यु और इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो शैलेश मटियानी पुरस्कार क्या किया जाता है, उत्तराखंड के अंतर्गत में। ठीक है, क्या किया जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्कृष्ट शिक्षकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए या अच्छे कार्य के लिए क्या किया जाता है, शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार। ठीक है, इनको हिंदी साहित्य जगत के नए कवि के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये प्रमुख रूप से क्या थे, गद्यकार थे। और इनको पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। अभी उनको नाम जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम। प्यारे भारत के अंतर्गत पर यह प्यारा उत्तराखंड है, यह बनने वाला कौन से नंबर का राज्य है, एग्जामिनर पूछता है, 27वें नंबर का राज्य। अगर जनसंख्या के अंतर्गत की बात करें तो ये 20वें नंबर का राज्य और क्षेत्रफल के आधार पर 19वें नंबर का राज्य। पर्वतीय राज्य के अंतर्गत
अंतर्गत पे 11 नंबर का, और विशिष्ट राज्य दर्जा, विशिष्ट राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 11वें नंबर का राज्य, और पर्वतीय राज्य में इसका क्रम क्या है, 11वें नंबर का राज्य है। ठीक है, अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है, उसमें ये प्यारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल क्या है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो इनका अक्षांशीय स्थिति है तो 28 डिग्री 43 अंश से लेकर कितना है, 31 डिग्री 27 अंश। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 2 डिग्री 44 अंश है। ठीक है, इस उत्तराखंड का। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 34 अंश से लेकर 81 डिग्री 02 अंश है। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो कितना है इसका, 3 डिग्री 28 अंश इसके अंतर्गत पे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, ये प्यारे उत्तराखंड का। ठीक है, अगर बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसकी लंबाई देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बांटा जाता है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसकी लंबाई की बात करें तो 358 किलोमीटर है। नॉर्थ से लेकर अगर साउथ की बात करें तो इसका क्या है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके अंतर्गत पर राज्य में टोटल अगर इंटरनेशनल बॉर्डर लगने की बात करें तो 625 किलोमीटर है। एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिलेट करेगा। ठीक है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तराखंड क्या है, 1.69% है। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तराखंड पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 1.69 है। बार बार आप रिपीट कीजिएगा। देखिए प्यारे भारत का जो ये उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। इनको 2 मंडलों के अंतर्गत पे बांटा गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं के अंतर्गत पे देखिए ये जो है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं। न्यू बिगनरों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चीज़ें। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 जिले हैं। अगर कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले सबसे पहले जान लेते हैं, और पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत हो गया। अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल के अंतर्गत पे प्रमुख जिले हैं चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, उत्तरकाशी और टेहरी गढ़वाल। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जाने, पहले 8 ही जिले थे, लेकिन कुछ जिलों को तोड़कर नया जिला बनाया गया था। जैसे नैनीताल से तोड़कर क्या किया गया था, उधम सिंह नगर को बनाया गया था। पिथौरागढ़ से तोड़कर चंपावत को बनाया गया था। और अल्मोड़ा से किसको बनाया गया था, बागेश्वर को बनाया गया था। कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, ये टिहरी पौड़ी के कुछ इलाकों को लेकर क्या बनाया गया था, रुद्रप्रयाग जिले को बनाया गया था। उत्तराखंड का अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली है, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर, जो क्या है, चमोली। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो चमोली कब बना था, 1960 ईस्वी में चमोली जिले को बनाया गया था। अगर इसका टोटल एरिया की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, चमोली है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत है। एग्जामिनर पूछ लेता है, ये 1997 में बना था, 1997 के अंतर्गत पे बना था। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर फैला हुआ है। ठीक है, एक बात सॉलिड रूप से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कौन सा जिला कब बना था उत्तराखंड का। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। उत्तराखंड का सबसे पहला जिला बना था देहरादून में, ये बना था 1817 में। ठीक है, उसके बाद में बना था पौड़ी गढ़वाल हो गया। पौड़ी गढ़वाल कब बना था, 1840 के अंतर्गत पे। अगर उसी के अंतर्गत की बात करें तो अल्मोड़ा बना था 1891 में। देखिए ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा 1891 में बना था। और उसी के साथ में ही नैनीताल भी कब बना था, 1891 में। 2 जिले बने थे 1891 में। ठीक है, कब बने थे, 1891 में 2 जिले बने थे, नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, उसके बाद में टिहरी गढ़वाल बना था 1949 में। टिहरी गढ़वाल कब बना, 1949 में बना था। फिर उसके बाद में पिथौरागढ़, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और उत्तरकाशी कब बने थे, 1960 में। 3 जिले 1960 में बने थे। एग्जामिनर कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए पूछ लेता। और हरिद्वार बना था 1988 में। कब बना था, 1988 में। फिर उसके बाद में नैनीताल से उधम सिंह नगर को बनाया गया, उधम सिंह जी के नाम से उधम सिंह नगर पड़ा, तो ये बना था 1995 में। और उसके बाद की बात करें तो 3 और नए जिले 1997 में बने। कौन कौन से, चंपावत हो गया, और उसके बाद की बात करें तो एक बागेश्वर और एक क्या हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ये जिले कब बने थे, 1997 में बनाया गया था। एग्जामिनर इसी के अंतर्गत से कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तरकाशी जिला कब बनाया, टिहरी गढ़वाल जिला कब बनाया गया और चंपावत कब बनाया गया, ऐसा करके पूछ लेता है छोटे छोटे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर विधानसभा की सीट बात करें तो 70 सीट है। कन्फ्यूजन मत होना, पहले 71 सीटें थी, अब 70 हो गया। एक एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। जैसे कि आप जानते होंगे कि एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता है। ठीक है, और इस उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने हैं, 113 क्या है इसके अंतर्गत पे तहसीलें हैं। ये चीज़ भी याद रखना, 95 ब्लॉक होगी। ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। 70 विधानसभा सीटें हैं, ये चीज़ भी आपको याद में रखनी है। कभी कभी पूछ लेता है कि एग्जामिनर उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जहाँ पर से अनुसूचित जाति या जनजाति की कोई सीटें रिजर्व नहीं है विधानसभा के अंतर्गत पे। तो ये चीज़ याद रखना कि उत्तराखंड के 2 जिले हैं, एक चंपावत के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति और जनजाति की कोई सीट रिजर्व नहीं है, एक चंपावत से, एक रुद्रप्रयाग से।
और प्रत्येक जिलों से अनुसूचित जाति की एक एक सीटें हैं, प्रत्येक जिलों से, ठीक है, एक एक है। और उसके बाद में अगर एक यहाँ पर ध्यान रखना कि अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर स्थित है। अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा सीटें हरिद्वार के अंतर्गत पे 3 सीटें हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं तो एक देहरादून के अंतर्गत पर है, एक उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर अनुसूचित जनजाति की सीट एक सीट है। और उसके बाद में और जैसे देहरादून के अंतर्गत पर अनुसूचित जनजाति की एक सीट होगी और अनुसूचित जाति की एक सीट है। और उसके बाद में अगर बात करें तो अनुसूचित जाति की 3 सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। देखिए आप कन्फ्यूजन मत होना, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे 70 विधानसभा के अंतर्गत पे एसटी और एससी की 15 सीटें रिजर्व है, ठीक है। 70 में से कितना हो गया? 15 सीटें रिजर्व हो गया। अगर 15 की बात करें तो एक इसी के अंतर्गत पे चंपावत से अनुसूचित जाति की कोई सीट रिजर्व नहीं है और न अनुसूचित जनजाति की सीट है। यहाँ से एक रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति और जनजाति की कोई सीट रिजर्व नहीं है। अगर बात करें तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की उत्तराखंड के 13 जिलों में से 2 जिलों के अंतर्गत पर स्थित है। एक देहरादून के अंतर्गत पर अनुसूचित जनजाति की एक सीट है और उसके बाद में उधम सिंह नगर से अनुसूचित जनजाति की एक सीट रिजर्व है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीटें हरिद्वार में 3 है, फिर हरिद्वार के देहरादून के अंतर्गत पर भी एक सीट है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर एक, टेहरी पर एक, पौड़ी पर एक, उसके बाद में नैनीताल में एक, उधम सिंह नगर पर एक, और उसके बाद में अल्मोड़ा में एक, बागेश्वर में एक, चमोली में एक और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर एक सीटें रिजर्व है। टोटल विधानसभा की क्या हो जाती है? अनुसूचित जाति और जनजाति की 15 सीटें इसके अंतर्गत पर हो गई, ठीक है। सोल्ड रूप से समझ गए होंगे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। काफ़ी लंबे समय के बाद में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा बेसिक सा जो इन्फॉर्मेशन है राज्य के बारे में न्यू बिगिनरों को जानने के लिए क्या हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे एग्जामिनर इसी के अंतर्गत से क्वेश्चन रिलेट करेंगे। डेली आप रिवीजन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो के साथ में आराम से बैठकर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं शैलेश मटियानी पुरस्कार जो 2022 का दिया गया 2023 के अंतर्गत में। देखिए इसके अंतर्गत पे 17 शिक्षकों को दिया गया, ठीक है, 17 टीचरों को दिया गया है, जिसके अंतर्गत पे कभी कभी पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पे 10 शिक्षकों को दिया गया है और माध्यमिक के अंतर्गत पे 6 शिक्षकों को और उसी के अंतर्गत पे प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे क्या किया गया है? एक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। एक है, टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए कौन कौन से जिलों से प्रदान किया गया है, ठीक है। हम ज़्यादा स्कूल का नाम नहीं जानेंगे, इतना नहीं पूछेगा, बस जिले के अंतर्गत से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एक बार थोड़ा सा देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहले दिख रहा होगा आपको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल पे, ठीक है। किसके अंतर्गत पे? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे किसको दिया गया? श्रीमती आशा बुढ़ाकोटी जी को दिया गया, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा होगा उत्तरकाशी के अंतर्गत पे श्री संजय कुमार जी को कुकसाल जो भी है प्राथमिक इसके अंतर्गत पे दिया गया होगा, ज़्यादा नहीं जानते, श्री संजय कुमार जी को दिया गया, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें तो देहरादून जिले के अंतर्गत पे श्रीमती उषा गौड़ को दिया गया। फोर्थ नंबर की बात करें तो हरिद्वार के श्री संजय कुमार को। 5 नंबर की बात करें तो टिहरी गढ़वाल के श्री उत्तम सिंह राणा जी को। 6 नंबर की बात करें तो चंपावत के श्री रविचंद्र पंचोली जी को, ठीक है। 7 नंबर की बात करें तो बागेश्वर से श्री सुरेश चंद्र सती को और 8 नंबर पिथौरागढ़ की बात करें तो श्रीमती गंगा आर्या जी को। 9 नंबर की बात करें तो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पर श्रीमती यशोदा कांडपाल को और 10 नंबर की बात करें तो नैनीताल जिले से डॉक्टर आशा बिष्ट जी को प्रदान किया गया प्रारंभिक शिक्षा के बेस में 10 शिक्षकों, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल बेस हो गया। अगर माध्यमिक की बात करें तो जो 6 शिक्षकों को दिया गया, सबसे पहले उत्तरकाशी के हैं श्री लोकेंद्र सिंह जी को, ठीक है, माध्यमिक के अंतर्गत पे। किसको? उत्तरकाशी के श्री लोकेंद्र पाल सिंह जी को और देहरादून के अंतर्गत से हैं श्री संजय कुमार जी को और पिथौरागढ़ के श्रीमती दमयंती जी और बागेश्वर के हैं श्री त्रिभुवन चंद और मोड़ा के हैं डॉक्टर प्रभाकर जोशी जी को, ठीक है, और उधम सिंह नगर के डॉक्टर निर्मल कुमार। और 6 शिक्षक हो गए माध्यमिक के अंतर्गत पर। और उसी के अंतर्गत पर प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो बागेश्वर के अंतर्गत का दिया गया है डॉक्टर शैलेश सिंह धपोला जी को, ठीक है, प्रवक्ता जो है उनको दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के अंतर्गत पे है। और किसको दिया गया? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला जी को, प्रवक्ता जो है बागेश्वर के अंतर्गत पर, ठीक है। सॉल्ट रूप से समझ गए होंगे आप। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 का शैलेश मटियानी पुरस्कार क्या किया गया? 2023 के अंतर्गत पे प्रदान किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत पे जो इंपोर्टेंट 17 नाम थे प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पे, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पर,
प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे, तो उनके नामों को हमने सॉल्ट रूप से जाना। आपके उत्तराखंड यूकेएसएससी यूकेपीएससी बेस के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये इस क्वेश्चनों को पूछ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सॉल्ट रूप से समझ गए होंगे शैलेश मटियानी आखिर कौन थे, उनकी जन्म, प्रमुख रचनाएं और उनके बारे में प्रमुख कौन कौन सा था, हमने सॉल्ट रूप से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और ये किस पुरस्कार से इनको नवाजा गया था और शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्तराखंड में दिया गया था। सॉल्ट रूप से हमने यहाँ पर जितना एग्जामिनर आप लोग के लिए पूछने की कोशिश कर सकता है, संभावना हो सकती है, उतना हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद में आया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।